सामने ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, आपके तरफ से दे रहा हूँ ये। इधर देखिए मेरे सामने। अब मनमोहन साहब से गुजारिश है कि आप मिनिस्टर साहब का कोई काम करें, इसलिए कि क्या उद्देश्य आज के जो न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के प्रांगण में। आप दर्शकों को बता दें, आज ग्वालपोखर के विवेकानंद हॉल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट यानी IAPPD के तरफ से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे इस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मिस्टर आनंद शाह मौजूद थे। साथ ही साथ इस वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप पर बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर अंतर्गत के जो यहाँ के जो विधायक हैं और राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब मौजूद थे। साथ ही साथ उत्तर दिनाजपुर जिले के जो मेंटर हैं आलिमा नूरी और इस प्रोग्राम के जो कन्वीनर थे एमआई नाजिम साहब, तमाम लोगों के साथ साथ ग्वालपोखर के जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो महिला जनप्रतिनिधि थी उनको लेकर इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां पे कई महत्वपूर्ण बातें हुई और ख़ास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यानी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर यहाँ पर कई ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की गई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, आप दर्शकों को हम बता दें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है महिलाओं को लेकर, और उसी को लेकर जो है यहाँ पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहाँ पे महिलाओं को किस तरह से अपने जीवन शैली में वक्त के तहत चेंज करना है उस पर बातचीत की गई। खास करके एजुकेशन हो महिला का, और अगर बात करें हम महिलाओं के खास करके जो घरेलू महिला होती है उनको अपने लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजिंग लाना है, और साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर और जो महिलाएं अगर बात करें खास करके एजुकेशन हासिल करती है उनको कैसे और आगे बढ़ा जाए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की गई है। आइए चलिए सुनते हैं आखिर इस वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है। जो हमारे प्रीसाइड ओवर जिनका ये प्रोग्राम था, इत्तेफाक से उनको स्विट्जरलैंड जाना था, उनके कनेक्टिंग फ्लाइट जो है बागडोगरा से कैंसिल होने की वजह से नदीम लोग साहब नहीं पहुंच पाए हैं, वो स्विट्जरलैंड चले जा रहे हैं शाम में। लेकिन हमारे बीच पार्लियामेंट एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं श्री मनमोहन शर्मा साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट एसोसिएशन का एक विंग है, मिस्टर अभिषेक कुमार जो सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर है वो आए हुए हैं दिल्ली से। हमारे दरमियान जिला परिषद के कर्माध्यक्ष जनाब गुलाम रसूल मोनी साहब हैं, जिला परिषद के मेंटर आलिमा नूरी साहिबा हैं, बीडीओ साहब हैं, ज्वाइंट बीडीओ साहब हैं, ज्वाइंट बीडीओ मैडम हैं, शब्बीर हसन साहब जो सहकारी सभापति हैं पंचायत समिति के, शफीर रहमान साहब समेत लाल मोहम्मद साहब हैं। बाकी आप लोग जो भी यहाँ पे हैं, आज इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है उस सिलसिले में डिटेल में मनमोहन शर्मा साहब बताएंगे। असल में ये पार्लियामेंट एसोसिएशन का जो विंग है इसके बारे में सिर्फ मैं 2 लफ्ज़ बता दूं। जो एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल में हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करती है। इत्तेफाक की बात है कि मिनिस्टर साहब के होने की वजह से आज ये प्रोग्राम, इतने बड़े लेवल का प्रोग्राम हम लोग एक ब्लॉक लेवल में कर पाए हैं। उसके पीछे एक कहानी ये है कि बंगाल में 3 जगह ये प्रोग्राम करना था और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स हो चुका था। और इस प्रोग्राम के जो होस्ट हैं वो नदीम साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि मिनिस्टर साहब को इनवाइट कर दीजिए उस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो मैं जब मिनिस्टर साहब को कहा कि इस तरह का एक पार्लियामेंट का प्रोग्राम है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है, किसी तरह से आगे प्रोग्राम अगर हम अपने ब्लॉक में ला सकें
क्योंकि ग्वालकोट जैसे ब्लॉक में इतने बड़े लेवल का एक प्रोग्राम अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बड़ी बात है। तो उन्होंने फिर नदीम उल हक साहब से बात की और फिर मैंने मनमोहन साहब से भी कहा, क्योंकि ये दिल्ली से फिक्स करते हैं प्रोग्राम कहाँ होना है। उसके बाद ये प्रोग्राम आज खुशी की बात है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज हम लोग कर पाए हैं। वीडियो साहब भी 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी मेहनत कर रही है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। यहाँ पे जो भी बातें होंगी ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, और जो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सारी चीजें जो है पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। ग्वालकोट में कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, और यहाँ पे जो इनवाइट किया गया है खास करके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनका जो मेन मुद्दा है वो ये है रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड अचीविंग सस्प्राम का हिस्सा है। खास करके जो लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पंचायत से लेकर जिला परिषद तक, उनको ये बात खास करके मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी बातें यहाँ पे होंगी आप लोग खास करके ध्यान से सुने। एक प्रेजेंटेशन होगा जो पार्लियामेंट से वो लोग तैयार करके लाए हैं, वो हमारा अभिषेक। कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि दिल्ली में बैठो, बॉम्बे में बैठो, कलकत्ता में, सांस लेने में मजा आ रहा है, और इससे बढ़िया और कोई चांस नहीं हो सकता। और उससे बढ़िया ये है कि मंत्री जी का प्यार और निजामुल हक साहब का प्यार हमारे को, आप लोगों को मिलवाने के लिए यहाँ खींच के लाया है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य है कि हम आप तक पहुंचे। ये ऐसा एरिया है जहां हमने पहले दिल्ली में बैठ के डिस्कस किया। निजामुल हक साहब ने हमारे को, क्यों निजामुल हक साहब हमारे साथ बहुत ही एक भाई समान रिश्ता है। नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी मीटिंग होती हैं इस विषय के ऊपर, बहुत आपका देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस जैसे इलाके की बात करना उस लेवल पे, बड़े लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे, जहां 35-40 कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या दूसरे एक्सपर्ट रहते हैं, उन तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो इतनी अच्छी तरह पहुंचाते हैं क्योंकि वो खुद ग्रास रूट लेवल के हैं, ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं नीचे स्तर पर, तो उनको पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके और आप लोगों से सबसे मिलके। आपका प्यार और आपका प्यार प्रति मिनिस्टर साहब के जो इतनी तादाद में आए हैं, और बहुत ही खुशी की बात है कि आप मंत्री जी का प्यार आपके प्रति और आपका प्यार मंत्री जी के प्रति बहुत ही और भी खुशी का ना। अब मैं ये आपको थोड़ा देखने को पढ़ने को मिलेगा। भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा ऑफिस है, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, साउथ दिल्ली में है। हमारा जो रहता है यहाँ, ये 40-42 साल 80 में समझिए हमने ये शुरू करी थी 1980 में। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब तरह के, सब पार्टियों से 2-2, 4-4, 5-5 करके ग्रुप बन के। ये विषय क्या था उस समय, तो कुछ और विषय थे लेकिन अब विषय और हैं, तो उसमें हम काम करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और क्या प्रॉब्लम है, किस जिले में क्या है, उसको लेके फिर आप जैसे लोगों की मदद लेके, मंत्री जैसे जो महानुभाव हैं उनकी मदद लेके हम ये काम शुरू करते हैं। हम पॉलिसी में इंटरफेयर करते हैं जो सरकार बनाती है। कई दफा ये लगता है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, पुरानी जगह ये चाहिए। तो जनाब मोहम्मद, मैं समझता था कि वो रहेंगे तो 1-1 और 2-11 होंगे, लेकिन आपने उनकी एब्सेंस को वो कर दिया। लेकिन अच्छा है, मैं देखिए जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी अभिषेक ने, वो स्लाइड उनकी है, हमने उनकी स्पीच से या उनकी प्रेजेंटेशन से वो उठाई हुई है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन, वो ऐसे जो मैं कहता हूँ बिल्कुल इनका साथ उनके साथ बहुत ही बढ़िया है कि जो आदमी यहाँ की ग्रास रूट लेवल की बात इंटरनेशनल 35-40 कंट्रियों में बैठ के मेंशन करता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं आपसे जो महिला सशक्तिकरण की बात है उसमें अंदर में बहुत सारी चीजें हैं मंत्री जी ने बताई हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि महिलाओं को इनिशिएटिव यानी कि एक अपना लेना चाहिए। देखिए, महिला ही घर की मालकिन होती है असली। जो बच्चों की पोषण कुपोषण उसका जो हल है
जो वो माँ ही निकाल सकती है। और जो फादर होता है वो तो अपना कमाई में इधर उधर जाके अपना करता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो फॉलो करो। जापान में ये है कि मैं जो हमारे मेल मेंबर भी बैठे हैं, पुरुष भी बैठे हैं, उनको भी ध्यान से जरा सुनना चाहिए कि जापान जैसे और भी एक दो कंट्री है, पर जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पुरुष जो भी उसको तनख्वाह मिलती है या जो भी बचत होती है वो पहले लाके पत्नी के हाथ में रखता है और पत्नी से फिर मांगता है कि मैंने मान लीजिए आपको 1000 रुपया दिया, 2000 रुपया दिया, अब मेरे को इतना दे दो। तो महिला शक्तिकरण वो चीज है। मैं नहीं कहता कि यहाँ भी हो, अपने अपने हालात होते हैं, पर वहाँ एक ऐसी अच्छी चीज है। फिर वो मांगता है। एक मेरे बहुत मंत्री मेंबर पार्लियामेंट, उनसे बात हुई, मैंने कहा आप ऐसे ऐसे, कहता क्या करूं मुझे, आप उसने जापानी में कहा कि क्या करूं मुझे, जब मैं ट्रेन बहुत फास्ट है वहाँ 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो कहता मेरे को जब मैं घर जाता हूँ वापस आने के लिए मुझे टिकट के पैसे अपनी वाइफ से मांगने पड़ते हैं। मैं क्यों, कहता सारे दोस्त को दे देता हूँ फिर उससे मांगता हूँ। तो ये एक बना हुआ है। तो आप महिलाएं जो हैं खासतौर पे परिवार का ध्यान रखें। अपने जो खासतौर पे आपको पोजीशन मिली है, जो दीदी ने मंत्री जी ने पोजीशन आपको दिलवाई है, उसका यूज करें। दूसरी बात जो मेरे नोटिस में आना पड़ा और आके काफी मुझे खुशी हो रही है कि जो चीज की जरूरत थी उन लोगों को, यहाँ ग्वाल का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दौरा होता है, ये पहली बार जो हमने देखा। ये तो इनकी मोहब्बत है इस इलाके से, इस जिला से। और नदीमुल हक साहब के दोस्तों में से हैं। जब हमको ये खबर मिला, नदीम भाई बोले, तो हम बोले कि देखिए हमारा प्रोग्राम कहाँ होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, आप सबसे बेस्ट ग्वालपुर में कर लीजिए। हमारा वीडियो साहब, दोनों जॉइंट वीडियो साहब ये काफी इफिशियंट है, हमारा पंचायत समिति इफिशियंट है, हमारा ग्राम पंचायत इफिशियंट है, वो लोग करा दें। अगर हम नहीं भी रहे तो दोनों जॉइंट वीडियो साहब भी हैं, वीडियो साहब भी हैं, सफीर रहमान साहब भी हैं, आलिम अनुड़ी मेंटर भी है यहाँ। उसके बाद सहकारी सभापति हमारा सफीर साहब हैं, भाई नाजिम है, गुलाम रसूल मोनी है, और आप सभी प्रधान, इलेक्टेड प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत समिति के इलेक्टेड पंचायत समिति मेंबर्स, प्रबंधक, ग्राम पंचायत के मेंबर्स, और आप सभी हजरात, खासतौर से माँ बहने। आज इनका आदमिया हमारा है, इनको हम बड़ा माइन्यूटली पढ़ रहे थे, देख रहे थे। इन्होंने एक तो बात बोला कि पहले के मुकाबले में वेस्ट बंगाल में काफी चेंजिंग आ रहा है। सर मैं एक बात बोलूं आपको, ये चेंजिंग जो है वाकई में, जब यहां से हम 2011 में एमएलए बन के गए थे असेंबली में, तो हमको अच्छी तरह से याद है कि आप जो डाटा दिए 2011 से पहले का डाटा, 2011 के बाद का डाटा, 2011 से पहले का पश्चिम बंगाल, 2011 के बाद का पश्चिम बंगाल, आसमान और जमीन का फर्क है। इसका कारण क्या है जानते हैं? अभी मैं देख रहा था वुमेन एम्पावरमेंट, किसी भी स्टेट में हिंदुस्तान में 50% रिजर्वेशन पीआरआई में नहीं किया किसी ने। ये हमारे ममता बनर्जी, हमारे 50% रिजर्वेशन, इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती है। जब मैं असेंबली में अपना स्पीच दे रहा था, उस दिन हमको याद आ रहा था कि हम लोग पावर में आए कितने दिन के बाद, 60 इयर्स के बाद। 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद 2011 में हम इलेक्टेड होके गए। तो वहां जाके देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बुक देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग बहुत पीछे। तो मैंने स्टडी जब किया तो कारण क्या है, देखिए कि उस वक्त हिंदुस्तान आजाद होने का 60 साल हो गया था। 60 साल में 3 सरकारें रही, चाहे वो आपका कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो युक्त फ्रंट की हो, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट की हो, 3 सरकार रही। कितने सारे मुख्यमंत्री रहे। अगर एक एक सरकार, अगर एक एक मेडिकल कॉलेज किया होता तो 60 साल में 60 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा नहीं। कितना देखा वहां?
सिर्फ 9 मेडिकल कॉलेज। अगर 60 साल में 100 मेडिकल सीट्स अगर बढ़ता तो 6000 मेडिकल सीट्स होना था, वहां कितना देखा? 955 देखा। उसके बाद 60 साल में अगर एक गवर्नमेंट अगर एक यूनिवर्सिटी की होती तो 7 यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हुआ कितना आपका? देखिए हम 12 यूनिवर्सिटी। तो मैं अपने स्पीच में बोल रहा था कि मैं चेन्नई गया था, बेंगलोर जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, वहाँ एक शहर में जो 6, 7, 8 मेडिकल कॉलेज होता है, और वाकई में तो चेन्नई बेंगलोर जो है काफी मेडिकल कॉलेज में आगे थे, तो लोग ने काफी अप्रिशिएट किया। लेकिन दीदी हमारा माननीय ममता बनर्जी पावर में आने के बाद उन्होंने देखा कि 2 चीज जो इंसान की जिंदगी में सबसे निहायत जरूरी होता है, एक क्या है? आपका एजुकेशन, दूसरा क्या है? हेल्थ। आप लोग सुने होंगे आज से 2300 साल पहले 2 ही आदमी पूरे वर्ल्ड में द ग्रेट माना जाता है। एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका बाप जो है फिलिप दोम मैसिडोनिया का बादशाह था, किंग था। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, घोड़ों में चढ़ाने के लिए, खाने के लिए सबका टीचर रखा, और उस टीचरों में से कौन था? अरिस्टोटल, प्लेटो। जो प्लेटो आज के डेट में भी जो है पूरे दुनिया में फिलोसोफर के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा जो है हमारा अशोक द ग्रेट, इनका भी जो है टीचर कौन रहा है? चाणक्य जैसे शख्सियत रहा है। तो आज द ग्रेट लगा। हमने तालीम को छोड़ दिया था, इसलिए जो है ब्रिटिश लोग 250 साल यहाँ हुकूमत किया। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कुछ लोगों की गलती की वजह से, तालीम को दरकिनार करने की वजह से, तालीम को डस्टबिन में डालने की वजह से ब्रिटिश लोग यहाँ आए थे हुकूमत करने के लिए। ब्रिटिश लोग 1690 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया तो उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि हम जो है इंडिया में रूल करें, लेकिन कुछ लोग हमारे थे, हम गए तो हमने बोला, नाम नहीं बोल रहा हूं मैं दोनों परिवार का, मैं बोला कि मैं आप लोग भूखे नहीं दीजिएगा, मैं भूखे दूंगा। हमारे पुरखों ने चाहे जिस कम्युनिटी का हो, अगर 12 बजे तक 2 बजे तक सोया नहीं होता तो शायद ब्रिटिश लोग की एंट्री नहीं होती। और वही नहीं, सिर्फ एक चपरासी का हैसियत नहीं, वो सुबह सूरज उगने से पहले घोड़े पर सवार होता था और सूरज डूबने के बाद जो घोड़े से उतरता था। वो पूरा पश्चिम बंगाल का छान लिया, और जब 1787 के जंग में डिफीट हो जाते हैं इंडियन लोग, हमारे लोग, तो उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि मुर्शिदाबाद से हटा करके पहले कलकत्ता हम 1778 में हम पहले कैपिटल बना लें, और 1770 या 78 में वैसी होगा, बना लिया। बनाने के बाद फिर क्या किया कि बंगाली, आप जो बोले अभी थोड़ी देर पहले, बंगाली समाज के लोग सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिजीवी होता है, लेकिन उनके इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत लोग कम करते हैं। उन्होंने देखा कि बंगाल तो काफी, ये तो इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी का घर है, इंटेलिजेंट लोग यहाँ रहते हैं, इसको क्या किया जाए। 1905 में उन्होंने बंगाल डिवीजन कर दिया, जिसकी वजह से अगर बंगाल डिवीजन उस दिन नहीं हुआ होता तो फिर ब्रिटिश लोगों की आमद जो है यहाँ नहीं होती। आमद भी है इस इंडिया कंपनी के हैसियत से, लेकिन उनका हुकूमत यहाँ नहीं। 250 साल जो हम लोग को झेलना पड़ा है, इनका कारण कुछ लोग हम लोगों में से, वो भी जाने दीजिए। 1905 में जब इंडिया डिवाइड हुआ, फिर बंगाल डिवाइड हुआ, फिर बंगाल को डिवाइड करने के लिए 1947 के बाद 48 में फिर बंगाल डिवाइड हो गया। इधर ईस्ट बंगाल हो गया, ईस्ट पाकिस्तान, उधर वेस्ट पाकिस्तान, ये बंगाल का पार्ट था। ये अगर आज बंगाल में मिला हुआ रहता तो आज जो बंगाली लोग जो है वो आगे रहते। तो सवाल होता है, दीदी ये सब चीज हमारा माननीय ममता बनर्जी स्टडी करती है कि हम में क्या कमी है। तो आज उन्होंने 9 के जगह मेडिकल कॉलेज कितना बनाया? 29 मेडिकल कॉलेज, 20 मेडिकल कॉलेज 10 साल में, डबल एक साल में।
अगर वो लोग एक एक साल में बना लिया होता तो 60 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल सीट कितना बढ़ाया, 4900, मतलब कि 900 की जगह 4000 मेडिकल सीट बढ़ाया। तो साल में कितना होता है, 11 साल में 10 साल में आप देख लीजिए, क्योंकि हुकूमत आने के बाद जो है 2011 तक इसे चले गया होता है, 12-13 में जो है प्लानिंग होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, आज ही मैं बोल रहा था एक यूनिवर्सिटी हमारे डिपार्टमेंट में संगालू दफ्तर में आलिया यूनिवर्सिटी, 43 यूनिवर्सिटी जो है हायर स्टडीज जो है कर रहे हैं बृहस्पति के अंडर में, एक हमारे अंडर में, और टोटल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 12 के जगह आज 52 से ज्यादा है। आप सोचिए 10 साल में ये हो सका, लेकिन जो 60 साल में क्यों नहीं करोड़ का भी, जिसका ब्याज से आता है 52,000 करोड़ रुपए, और ऊपर से बंगाल का नाम जो ही सुनता है, इसका प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ की प्लेन खरीदी जाती है, ब्रिज बनता है, उसके बाद टूट जाता है, उसके बाद जो है, लेकिन बंगाल हमेशा टारगेट में रहता है। वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट डब्लू, हम लोगों ने बंगला करना चाहा बंगाल का नाम, लेकिन फाइल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। अब सोचिए ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज ये डेमोक्रेसी, एक दौर था हिटलर का, कहा जर्मनी में हिटलर ने ऐसी किया था, और हिटलर आज है क्या, नाजी से, आज जर्मनी बड़े तरोताजा से है। तो ये फॉर टाइम भी हम लोगों को पीछे धकेलने का रास्ता दिया है। तो आज जो है आप आए हैं, आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, आज हमारा, हम तो चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि 50% अगर पंचायत में रिजर्वेशन हो, आप सेल्फ ये वुमेन एम्पावरमेंट का पढ़ लीजिएगा हम लोग का बंगाल का, ये देखने के बाद आपको एहसास होगा बंगाल कहाँ है, बाकी स्टेट कहाँ है। एक आदमी हमारा, एक माँ गर्भवती होने से पहले उसका स्कीम स्टार्ट होता है, जो ही प्रेग्नेंट होती है, बच्चा पैदा होने से लेकर के उस बच्चे का देहांत तक, मृत्यु तक स्कीम है। एक मतलब मैं मालदे में गया हुआ था, तो वहाँ 11 आदमी डूब के मर गए, 10 आदमी बंगाल का था, हमारा जिला का, मालदा जिला का, एक आदमी कटिहार का था। तो एक डीएम साहब बोलने लगे हमारे डीएम को कि अरविंद एक चेक हमारा भी कटिहार का आदमी को दे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे थोड़े दिया जाता है, और हमारे मुख्यमंत्री पावर में आने से बार बार बोलती थी क्या, गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, विद द पीपल। ये सारा जो है हमारा दीदी बोलती थी। आज उसी के मुताबिक आप देखेंगे लक्ष्य का भंडार, जितनी भी वुमेन है, कितने साल से 25 से लेकर के 60 तक, और जो 25 से 60 तक जितनी भी महिलाएं हैं, किसी को 500, किसी को 1000, 750, 750 और 1000। और जो विडो लोग हैं, विडो पेंशन के बावजूद उस दिन से लॉन्च की है क्या कि विडो पेंशन के अलावा उनको लक्ष्य का भंडार नहीं मिले। आप बताइए, यही नहीं, आप देखिए यहाँ देखा उन्होंने कि एक समाज के लोग जो है पीछे हैं, वो समाज कौन था, संख्यालु। जब मैंने देखा कि 2011 में हमने जो एमएलए हुआ, 2011 के पहले संख्यालु वो लोग सर्विस में 1% थे। उन्होंने देखा कि हम अगर 100% भी अगर डेवलप कर देंगे तब भी 30% हमारा रह जाएगा। 30% संख्यालु वो है, इनका तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए उनके सामने सब लोग जो है एक जैसे हैं, चाहे उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी क्यों ना हो, चाहे रब्बानी क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उनको जो है वो लेके चलने की कोशिश कर रहा है। और इस वजह से आज जो है 17% हायर स्टडीज में, 10% हमारा सर्विस में, ये करके आज वर्ग को जो उठाने की कोशिश कर रहा है। ये उठाना क्या नाजायज है?
ये उठाना क्या इलीगल है क्या? वो देख रहा है कि हम 100% की अगर पूरा फुलफिल कर दें तब भी 30% लेके आ जाएगा। ये 30% में जब तक नहीं उठाएंगे हमारे बंगाल का कलेक्टिव डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए अपने कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए वो चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम एक बात बोलेंगे आपको, जब 2,80,000 करोड़ का ऋण जहाँ 62,000 सिर्फ ब्याज देना पड़ता है और 1,09,000 करोड़ हमारे बंगाल का शेयर अब तक नहीं मिला है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये लोग इतने बेहतरीन से काम करते हैं। सेंट्रल टीम भेजा, पैसा नहीं दिया, सेंट्रल टीम भेजा। सेंट्रल टीम आने के बाद वीडियो लोगों को परेशान किया, एग्जीक्यूटिव एसपी को परेशान किया, प्रधान को परेशान किया, जिला परिषद को परेशान किया, पंचायत समिति को परेशान किया, लेकिन फाइल देखा, पैसा कोई लाभ नहीं। फिर हम लोग धरना पे धरना दे रहे हैं। हमारा कहना है कि आप अगर पंचायत आप कहते हैं कि पूरा इंडिया का डेवलपमेंट हम करेंगे, लेकिन एक स्टेट का अगर डेवलपमेंट ना हो तो आपका भी तो पूरा इंडिया में, इंडिया का जो डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो शर्म आएगा आपको। इसलिए आज जरूरत है आपसे, हमारा आपके मोहब्बत से हम यहाँ आए हैं, हमारी मोहब्बत से आपको जो है इंटरनेशनली ये बात जो है आज एमजी एनर्जी है, ये जो है बिल है, एक्ट है, इसका पैसा कोई गवर्नमेंट रोक नहीं सकता है। इसके नाम से अगर केस होगा तो उन लोगों के नाम से एफआईआर हो जाना चाहिए, लेकिन बड़े लोग हैं, एफआईआर कौन करेगा? थोड़ा एमजी एनर्जी का पैसा आप इंटरनेशनली नेशनली आपके जितने भी एमपी लोग इंटैक्ट में हैं, कम से कम ये बात बोले कि स्टेट को रिप्लाई करें। वो स्टेट सबसे, वो कहावत भी है, व्हाट बंगाल थिंक टुडे रिमेनिंग इंडिया विल थिंक टुमारो। और ये बंगाली है जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज़ादी में सबसे ज्यादा बंगाली लोग रहे, एजुकेशन में सबसे ज्यादा बंगाली लोग रहे, आपका नोबेल विनिंग में सबसे ज्यादा बंगाली लोग रहे, साइंस में सबसे, साइंस एंड रिसर्च में सबसे ज्यादा बंगाली लोग रहे, हर मामले, संगीत में बंगाली लोग रहे। आप फिल्मिस्तान को देखेंगे तो बड़ा पड़ा है। भारत स्वाधीनता का अगर 1934 तक प्रणबदा हमको बोला था, दोनों डिनर ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में, वो एक बात बोल रहे थे कि रुब्बानी 1934 एक्ट ऑफ बंगाली कांग्रेस से प्रेसिडेंट पड़े, देख लीजिएगा। 1934 से पहले सब बंगाली लोग होता था, तो बंगालियों से इतना नफरत क्यों? बंगालियों को इतना दूर क्यों करना चाहते? एक आदमी चल के दौड़ के जाना चाहता है, उसका दौड़ पर हम ऑब्स्ट्रक्ट करें ये तो नाजायज हो जाएगा ना। तो आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट है। और एक बात मैं बोलूं, आज हमारे 1-2 हॉस्पिटल अगर देख लेते, मल्टीपल हॉस्पिटल 45 तो हुआ है, 45 मल्टीपल हॉस्पिटल हुआ है। पूरे स्टेट में कहीं इस तरह का गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जो 5 स्टार होटल के तरह लग रहा है। इलाज हो रहा है, लेकिन डॉक्टर की स्कैसिटी क्यों? अभी हमने स्टार्ट किया और एक बच्चा जब एडमिशन लेता है तो 7 साल 8 साल उसका पढ़ने में लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपका नियोनेटल बेबी के लिए आपका बहुत सारी चीजें ऐसा की हम लोग, आप देखेंगे दूसरी स्टेट के लोग आते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करके जाते हैं। हमारा कहना है बंगाल आपका कलकत्ता 2011 का कलकत्ता न्यू टाउन और आज का न्यू टाउन 2011 के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जब हम कलकत्ता आते थे अलीगढ़ से, अलीगढ़ में एक टीचर हमको कहता था, रब्बानी which city is considered, there are 4 cities, mega cities, which is considered to be the most natural city? तो मैंने चमक दमक देख करके बोल दिया कि सर बॉम्बे, और सेकंड सर दिल्ली, थर्ड चेन्नई, फोर्थ कलकत्ता। नो, you are from Bengal, you forget the history of Bengal. कलकत्ता उस वक्त शहर था जब ये दिल्ली, मद्रास और आपका बॉम्बे ये ग्रो हो रहा। वो आईएएस कौन होता था? किसी स्टेट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, किसी का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अगर एक चीफ सेक्रेटरी एक वीडियो के पास अगर बैठ जाए उनका हालत रहेगा। इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। तब भी हम लोगों ने 2021 को हमारे लोगों ने इतना मेहनत कर रहा। खास बात यह है सर, ये रब्बानी जो है
2-3 जिला का उस वक्त ऑब्जर्वर था, मालदा करके आए, मुर्शिदाबाद करके आए, अपने जिला में घुसे, 2-4-5 विधानसभा देखे, अपने विधानसभा में जब आए तो कोविड हो। कोविड कब हो गया? 7 तारीख को। कोविड इनको भी हुआ था, ये हमारे इलेक्शन एजेंट थे सबीर साहब, इनको भी कोविड हुआ था, हमारे मिसेस को भी। अब कोविड में हम लोग इस कोविड के दौरान भी जो है, जो सीआरपीएफ के जवानों ने, जो बीएसएफ के जवानों ने जो टॉर्चर किया, हम देखे कि हम जब हार गए थे तो उस वक्त मेरा परसेंटेज का पोलिंग था 72%। जब जीत गए थे, ये हमारे खिलाफ इलेक्शन फाइट किया था मेरा मन था। उस वक्त जो 73%, हम 13,000 या 14,000 से जीते थे, 73% पोलिंग था, 73% पोलिंग रहा। जब हमारा खिलाफ कोई फाइट करने वाला नहीं, उस वक्त हमको वोट मिलता है कितना? इनके समय वोट मिला था 67,000 और दूसरे के खिलाफ मिला था कितना? 68,000। और अब की बार वोट कितना मिला? 1,06,000 या 5,000। और 1,05,000 मिलने के बाद पोल का परसेंटेज सुनना चाहते हैं 68%, 69%। अब सोचिए किस तरह का वोटर को टॉर्चर किया। तब भी यहाँ आना, क्योंकि निज़ामुल हक साहब ने और मंत्री जी ने मिलकर डिसाइड किया, और यहाँ जब आए तो बहुत अच्छा लगा इस ब्लॉक में आके लोगों से इनलाइटेंड, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंट लोग, जो PRI से मिले हैं, और इनकी लीडरशिप में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ये कंडक्ट हुआ है। जो मंत्री जी ने खुद कहा कि शायद ये पहली दफ़ा हुआ है, हम कोशिश करेंगे। हमारे को, मैं यही कहता हूँ, सरप्राइज़ हुआ है कि पहली दफ़ा ये हुआ है। पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी होना चाहिए था। जब इतनी अच्छी लीडरशिप है तो उस लीडरशिप का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ नॉट ए डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है या किसी का है, स्टेट का डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट है। और एक नेशनल जो सिनारियो होता है उसमें मेंशन किया जाता है, इट्स नॉट इंडिविजुअल। सो ऐसे हम बिल्कुल अभी हमने जान लिया है पर्सनली यहाँ करके, और लीडरशिप को भी जान लिया है, जो प्यार है, मोहब्बत है, उसको भी जान लिया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो यहाँ आके प्रोग्राम करें और लोगों को अवेयर करें, और हो सके तो फंडिंग भी यहाँ लाएं। हर तरह से बहुत सारी फंडिंग अवेलेबल है जो यहाँ आके लोगों की डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए यूज़ की जा सकती है। सर, फंडिंग की बात की जाती है तो ऐसी फंडिंग जिसमें जो एक्ट बना हुआ है उन फंडिंग को भी रोक दिया गया है। अभी मिनिस्टर साहब ने बताया आपके जरिए भी डिमांड की, सर क्या करेंगे सर इसके लिए आप? नहीं, ऐसी फंडिंग को देखिए, हमने वहाँ भी, दिल्ली में भी हो रहा है ऐसा, पर वो क्या उसमें क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता, वो देखने की बात है। वैसे लोग फाइट कर रहे हैं, जिनका हुआ है अपनी असलियत बता रहे हैं। कई दफ़ा होता है कि आपसे जो लोग दुश्मन होते हैं वो भी कई दफ़ा कंप्लेंट कर देते हैं, उसकी वजह से भी रुक जाता है। तो जब असलियत पता लगती है, क्योंकि नीचे लेवल पे या ऊपर पे लेवल पे असलियत पता नहीं होती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फंडिंग नहीं रुकनी चाहिए। जो जेन्युइन काम है उससे डेवलपमेंट होती है, लोगों की वेलफेयर होती है, वो ज़रूर फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए। थैंक यू सर। के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, रहेगा 2011 से लेकर जब तक वो जिंदा रहा। दूसरा नंबर, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के PRIs में 50% का रिजर्वेशन, उसके बाद जो है कन्याश्री, रूपश्री, ये सब स्कीम करके चाइल्ड मैरिज को, जिसके लिए उन्होंने आया है आज, चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जाए। आज मुझे फख्र होता है हमारे मुख्यमंत्री पर कि जिन्होंने कन्याश्री और रूपश्री करने के बाद आज चाइल्ड मैरिज रोक दिया है, इसलिए कि 25 साल जब उसका उम्र हो जाता है, 18 साल के बाद उसको 25,000 रुपये जब मिलता है, तब 18 साल के बाद जब उनकी शादी होती है 25,000 रुपये, और जब मेच्योर हो जाती है और इसी ग्वालियर में, इसी बंगाल में हमने देखा 12 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी, बच्ची जो है माँ बन जाती थी, उनके जमाने का उसको एहसास नहीं होता था। आज खासतौर से श्रृंगालुकु पर और स्पेशली और हमारे बंगाल पर हमारे माननीय ममता बनर्जी की बहुत बड़ा ये उपहार है, ये एहसान है कि आज हमारे बच्चियां जो है कम से कम जवानी का एहसास भी होता है और शादी भी उनका होती है
18 साल के बाद कन्याश्री 25,000 पाने के बाद, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद देते हैं। और खासतौर से हमारे यहाँ स्कीम है, अभी हमारा मनमोहन शर्मा जी को हम बोल रहे थे कि ये एक स्टेट है जहाँ फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद, गर्भवती होने के बाद उसका स्कीम स्टार्ट होता है बच्चा पैदा होने तक, और बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चे का जवान होकर मृत्यु तक उसका स्कीम ही स्कीम है। तो इसलिए हम हमारे माननीय ममता बनर्जी का हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनके हर डिसीजन को वेलकम करते हैं। यही नहीं, अभी देखिए पंचायत में 50% रिजर्वेशन कर दिया, लक्की का भंडार कर दिया। और लक्की का भंडार अभी हमारे मनमोहन शर्मा जी बोल रहे थे कि ये पॉकेट खर्च, जब एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो स्कूल जाने के लिए जब जिद करता है तो वो बच्चा माँ जो है भेजता है किसके पास, बाप के पास, कि चॉकलेट के लिए कुछ पैसा दो, 5 टका 10 टका। लेकिन बाप क्या कहता है कि तुम बच्चे को खराब कर रहे हो, उल्टा जो है बच्चे को भगा देता है माँ के पास पैसा नहीं रहने की वजह से। माँ का अगर मार्केट में जाना होगा, अगर 1,000 रुपये पर मंथ मिले, 12,000 रुपये अगर सालाना मिलता है या 6,000 रुपये सालाना मिलता है, तो हस्बैंड के पास जो है हाथ फैलाने की और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती अपने लिए और बच्चों के लिए भी। तो आज हमारा एजुकेशन इसके लिए काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इनका बहुत बड़ा जो है। और साथ साथ अभी मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारा माननीय ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट किया कि जितने भी लक्की का भंडार विडो पेंशन पाते हैं वो लक्की का भंडार ही पा जाएंगे। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। 26,000 करोड़ का हम लोग का बजट है सिर्फ लक्की का भंडार का, 14,000 करोड़ का ऑलरेडी चल चुका है। यही नहीं, सूखा लोगों के लिए अभी 43,10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, सूखा लोगों के लिए हायर स्टडीज के लिए रिजर्वेशन दिया, सूखा लोगों के लिए आपका 10% रिजर्वेशन दिया है सर्विस में। और यही नहीं, टर्म लोन दिया है। तो ये फिर MSME टूलरूम को बुला करके हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि हेल्थ सेक्टर में अभी 29 मेडिकल कॉलेज, जहां 9 मेडिकल कॉलेज था उसके आने से पहले, अभी कितना हुआ 29 मेडिकल कॉलेज, अभी 955 जो है मेडिकल सीट होता था, अभी कितना है 4,900 मेडिकल सीट्स आ गया है। यूनिवर्सिटी 12 थी, अब जो है 52 यूनिवर्सिटी आ गई। सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आज जो है पढ़ाई का लोगों में उमंग पैदा हुआ है। और मैं उस दिन बोल रहा था 2-3 संस्था को, ये आपका क्रेडिट जरूर है, लेकिन आपसे ही बड़ा क्रेडिट किसका है, हमारे माननीय ममता बनर्जी का। इसलिए उन्होंने सीट अगर नहीं बढ़ाया होता, मेडिकल कॉलेज अगर नहीं बढ़ाया होता, तो फिर जो है हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं होते। इसलिए 4500 मल्टीपल हॉस्पिटल की है हेल्थ में। फिर आप जहाँ भी जाइएगा, अब डिजिटल एक्सरे, CT स्कैन, डायलिसिस यूनिट हर हॉस्पिटल में क्या होगा, और आइंदा दिन और हो जाएगा। सर, ये तो आप अपनी सरकार हो या जो 2011 के बाद से जो आप इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, तो क्या और भी यहाँ पे इस तरह की वर्कशॉप करना जरूरी है? वर्कशॉप करने हम हमारे मनमोहन जी को हम बोले कि सर आप थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए, आज हमको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, इसलिए कि हम आगे चल रहे हैं। और ये बात सही है, जो आगे दौड़ता है उसको गिराने के लिए सारे लोग लग जाते हैं। हर चीज में हमारा अवार्ड है। कन्याश्री में 8 अवार्ड पाए हैं, रूपश्री में अवार्ड पाए हैं, एकोश्री में अवार्ड पाए हैं, आपका लक्ष्मी भंडार में अवार्ड पाए हैं, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड पाए हैं, स्कॉच वाला दिया है, स्विट्जरलैंड दिया है, तो हमारा NHS में दिया है, ODF में दिया है, सब चीज में बंगाल आगे। तो कुछ लोगों को जेलसी होता है, अगर उसको जेलसी होगा तो हमारा करने का कुछ है, कुछ नहीं है। लेकिन हम एक जब पावर में आए थे हमारे दीदी हमारे ममता बनर्जी, 2,80,000 करोड़ का ऋण था, उसका ब्याज सिर्फ 40,000 करोड़ 52,000 करोड़ होता था, और आज के डेट में वो ऋण बढ़ के चले गया है। और दूसरी बात क्या है, 1,09,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा शेयर जो हमको मिलना था वो बंद करके रखा है। इसलिए हम साहब को, मनमोहन सिंह साहब को बोले हम कि आप नेशनली इंटरनेशनली थोड़ा इसके लिए फाइट कीजिए। MG एनर्जी के कहा सारे पश्चिम बंगाल में 1 नंबर है,
और सारे पश्चिम बंगाल के देखिए PRIs का फीमेल लोग किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार अगर 1,09,000 करोड़ को रखा देगा, उसके बाद ब्याज का पैसा नहीं देगा, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, इसको मान के चलना चाहिए। हम विस्ता प्रोजेक्ट कर रहा है 20,000 करोड़ का, हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं दिया। 8,000 करोड़ का प्लान ले रहा है, उसमें भी तो हमने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। 11 लाख करोड़ जो है बैंक लूटर्स लेके चले गए, आपका कहाँ का क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, उसको तो उसके बारे में तो हम सवाल नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को क्या ईडी नहीं है क्या, CBI नहीं है क्या पुलिस नहीं है क्या, सेटअप हमारा नहीं है क्या? वो 11 लाख करोड़ अगर आ जाए तो कितने लोग कितने काम कर पाएंगे? इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वहाँ इंटरनेशनली नेशनली आप पहले फाइट कीजिए, और इंटरनेशनली जो है हम डिफेम ना हो, इस बात का भी ख्याल रखिए। सर आपने अपने स्पीच में सर बंगाल के डिवाइड की बात कही, क्या ऐसा मीडिया में ऐसी खबर आ रही है कि बंगाल एक बार फिर डिवाइड हो सकता है? इनका काम ही है डिवाइड करना। 1905 में डिवाइड किया था, कुछ लोग थे उस वक्त इंडियाई के थे, बंगाली के थे। फिर 1948 में कुछ लोग थे, वो लोग डिवाइड किया। फिर अब डिवाइड करने की कोशिश अगर करेगा तो उत्तर बंगाल जो है वो खामोश बैठेगा नहीं। उसके लिए जहां तक लड़ाई करने का होगा हम लोग लड़ाई करेंगे। खून देकर जो है बंगाल को सींचा है, और हमारा बंगाल खासतौर से 2 हिस्से में बहुत पहले डिवाइड हो जाता। बिलासपुर टू सोनापुर इस्लामपुर सब डिवीजन तो 1956 के बाद हमारा वेस्ट बंगाल में जोड़ा गया है। नॉर्थ बंगाल को साउथ बंगाल से जुड़ने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी की है इस बंगाल को जुड़ने में, तो इस्लामपुर सब डिवीजन वाले का। फिर इसके लिए अगर तोड़ने की बात की जाए तो आपको लगता है क्या? हम लोग आंदोलन में उतरेंगे, रास्तों में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सब लोग आंदोलन करेंगे, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लोग भी करेंगे। ये कभी जो है कहता है यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, कभी कहता है नॉर्थ बंगाल को अलग करेंगे, कभी कहता है हमारा PRI देखे, सब लोग आंदोलन करने को तैयार है। आज मान लेते उत्तर बंगो के बारे में बोल रहा है, कल दार्जिलिंग डिमांड नहीं करेगा, परसों कोचबिहार डिमांड नहीं करेगा, तो से मालदा मुर्शिदाबाद आपका डिमांड नहीं करेगा। ये जो है आग लगाने के काम कर रहा है। इस आग को ठंडा करने हमारा ममता बनर्जी जिस तरह से एक पैर से हुकूमत लेके आई, इसी अब 2 पैर है उनके पास, पैर ठीक हो गया है, 2 पैर से जो है इन लोगों को यहाँ से निकालेंगे।